गौरी की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। अच्छे घर की पढ़ी लिखी सुशील लड़की, जिसे देखने वालों ने कहा बहू नहीं, लक्ष्मी आई है। लेकिन किस्मत गौरी के लिए कुछ और ही तय कर चुकी थी। ससुराल पहुंचते ही गौरी को एहसास हुआ कि ये घर बाहर से भले ही सजा संवरा है, लेकिन अंदर से एकदम सूना है और ठंडा है। न सास सुमित्रा देवी के चेहरे पर कोई प्यार, न ममता, न ननद पूजा की बातों में कोई भी अपनापन। और पति रवि, वो तो जैसे किसी मजबूरी में शादी कर लाया हो बस। और तो और शादी की पहली रात, सुहाग रात वाली रात को ही रवि ने साफ साफ गौरी से कह दिया कि देखो लड़की, तुमसे शादी करना मेरी माँ की जिद थी। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन चलो, जो होना था हो गया। बस घर में शांति रखो और मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना। पति के मुंह से इतना सुनते ही गौरी की आंखों में आंसू आ गए। क्या क्या सपने सजाए थे उसने आज के लिए। मन में कितने अरमान थे, कितनी खुशियां थी। पलक झपकते ही सारी खुशियों पर पानी फिर गया। रवि तो तकिया लेकर चला गया। बेचारी गौरी आंखों में आंसू लिए मन ही मन सोचती रही, क्या करूं, कहाँ जाऊं। शादी है, निभानी तो पड़ेगी ही। बहुत ही सोच समझकर गौरी ने अपना मन मारकर खुद को ये समझाया कि हो सकता है धीरे धीरे वक्त के साथ रवि बदल जाए और उसका प्यार उसे मिल जाए। बस इसी उम्मीद में वो जिए जा रही थी और खुद को घर के कामों में झोंक दिया, ये सोचकर कि पत्नी ना सही, कम से कम एक अच्छी बहू तो बन ही सकती हूँ। बस वही सोच गौरी सुबह 4 बजे उठती। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, सब कुछ टाइम पर करती। लेकिन शायद गौरी की किस्मत ही खराब थी, जो इतना काम करने के बाद भी वो घर वालों को खुश नहीं रख पाई। धीरे धीरे 8-9 महीने बाद जाकर तो गौरी को पति का प्यार मिला, लेकिन बस बिस्तर वाला प्यार, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना कोई लगाव, ना कोई झुकाव, ना कोई एहसास। ऊपर से निर्मला जी की जुबान तलवार से भी ज्यादा तेज थी। धीरे धीरे शादी को जब 1.5 साल हो गए तो निर्मला जी अब उसे बांझ होने का ताना भी देने लगी। बात बात पर कहती, एक तो बांझ है, ऊपर से अकड़ भी है इसके अंदर। किसी भी बात का असर ही नहीं होता। पता नहीं कैसी मनहूस औरत आई है इस घर में। शादी के 1.5 साल हो गए, अब तक कोई खुशखबरी भी नहीं दी। मेरे बेटे की किस्मत फूटी है जो ये कुलच्छनी मिली। माँ की बात सुन पूजा भी माँ के सुर में सुर मिलाते हुए कहती है, माँ, भैया की तो जिंदगी बर्बाद कर दी इस औरत ने। ना शकल में कुछ खास, ना किस्मत में। दोनों ही माँ बेटी बैठकर एक से एक जहर गौरी के लिए अपने मुंह से निकालती रहती। और गौरी हर बार चुपचाप सहती रही, ना कुछ बोली, ना किसी से शिकायत की। एक आस थी कि शायद पति उसके साथ खड़ा हो, लेकिन रवि तो जैसे हर बात पर माँ और बहन का गुलाम था। पति की बेरुखी उसके प्रति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ऊपर से गौरी को एक दिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रवि ने दूसरी शादी की बात कही। गौरी के दर्द का सबसे बड़ा कारण उसका पति रवि था। हर रात वो किसी न किसी बहाने देर से आता। बात करता तो बस हुकुम में, चाय लाए, कपड़े धोए कि नहीं, तुम मायके क्यों नहीं जाती, तुझे देख देख कर मुझे घुटन होती है। रवि की जहर जैसी बातों के साथ साथ गौरी हर दिन मरती जा रही थी। आखिरकार एक दिन उसने बड़े ही प्यार से रवि से पूछा, रवि, क्या मैं इतनी खराब हूं कि तुम मेरी शकल भी नहीं देखना चाहते हो? तो रवि ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही कहा, हाँ, बिल्कुल,
एक औरत का सबसे बड़ा गुण होता है माँ बनना। और जब तुम बच्चे ही पैदा नहीं कर सकती तो तू मेरे किस काम की? रवि की बात सुन गौरी अंदर से टूट चुकी थी। अगले ही दिन रवि ने पूरे परिवार के सामने कहा, माँ, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। इस बांझ औरत के साथ मेरा जीवन नहीं कट सकता। इतना सुनते ही गौरी के हाथों से चाय का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप के साथ साथ ही गौरी के दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन रवि की बात पर निर्मला जी ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, बिल्कुल सही फैसला लिया बेटा तुमने। इस कुलच्छनी को तो बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था इस घर से। गौरी ने जैसे ही इसका विरोध किया तो रवि के साथ साथ पूरे परिवार ने मिलकर उसी रात बिना किसी शर्म, बिना किसी इंसानियत के गौरी को मारा पीटा गया। उसके कपड़े और सामान तक बाहर फेंक दिए गए और रवि ने एक बार भी पलटकर गौरी को नहीं देखा। गौरी की हालत ऐसी थी कि पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा ने जाकर उसे संभाला। अम्मा का भी कोई परिवार नहीं था, वो अकेली रहती थी। गांव के बाहर ही उनका 2 कमरों का घर था। गौरी वहां अब एक पल नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो कहीं जा सके। मायके वो जाना नहीं चाहती थी, पर मायका छोड़ कहीं ठिकाना भी नहीं था। ले देकर गौरी के मन में बार बार मरने का ही ख्याल आता था। तो अम्मा ने उसे बहुत समझाया, बेटा, जिसे तेरी ही परवाह नहीं है, जिसे तेरी कोई फिक्र नहीं है, उसके चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। तुम मर भी जाओगी तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भगवान की दी हुई इतनी अच्छी जिंदगी तुम इन घटिया लोगों के चक्कर में बर्बाद करने पर तुली हो। उसका क्या है, वो आज नहीं तो कल दूसरी शादी कर ही लेगा। दूसरी शादी? जैसे अचानक से गौरी को कोई झटका लगा। कुछ सोचते हुए उसने कहा, नहीं अम्मा, मैं उसे दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। देखती हूं मैं कि कैसे वो दूसरी शादी कर लेता है। ना पुलिस, ना कोर्ट, ना कचहरी। मैं उसे खुद ऐसी सजा दूंगी कि वो शादी के लिए तरस जाएगा। मेरे जीते जी तो वो दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। जहां जहां भी उसकी शादी होगी मैं वहां वहां जाकर इस परिवार की करतूत के बारे में बताऊंगी। फिर देखती हूँ कि कौन अपनी बेटी देता है इन्हें। अब गौरी अम्मा के साथ ही रहने लगी और उस पल का इंतजार करने लगी जब रवि फिर से शादी करे। लेकिन यहां भी किस्मत ने गौरी का साथ नहीं दिया और रवि एक लड़की से चुपचाप मंदिर में जाकर शादी करके उसे घर ले आया। किसी को कानों कान खबर तक नहीं मिली। जब गौरी को इसके बारे में पता चला तो वो खून के आंसू रो पड़ी, मन महसूस कर रह गई। इसके बारे में वो कुछ सोचती समझती या पुलिस में जाती कि समय का पहिया ऐसा पलटा कि रवि ने जिस लड़की रेखा से दूसरी शादी की थी वो बस पैसों की ऐश की भूखी निकली। घर में आते ही उसने तूफान मचा दिया। ना वो गौरी की तरह सुबह उठकर सबके लिए चाय पानी नाश्ता बनाती और ना ही घर के काम करती, बल्कि उल्टा ही निर्मला जी और पूजा उसकी सास ननद बनने की जगह उसकी नौकरानी बन गई थी। निर्मला जी ने रवि को बोलकर पहले तो रेखा से छुटकारा पाना चाहा, उसे दबाना चाहा। उन्हें लगा जैसे गौरी को रास्ते से हटा दिया इसे भी हटा ही देंगे। लेकिन उनकी अकल तो तब ठिकाने आ गई जब रवि माँ के कहने पर रेखा को मारने गया, उसे उसकी औकात दिखाने गया। रवि ने जैसे ही हाथ उठाया रेखा को मारने के लिए, रेखा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ पीछे को खींच कर मरोड़ दिया और चीखते हुए बोली, खबरदार रवि, जो आइंदा से गलती से भी माँ और बहन के कहने पर मेरे ऊपर हाथ उठाने आए तो ये हाथ तोड़कर तुम्हारी माँ के हाथों में पकड़ा दूंगी।
रवि के चिल्लाने की आवाज सुन निर्मला जी और पूजा भी भाग कर कमरे में आई। बेटे की हालत देख निर्मला जी गुस्से में बौखलाकर जैसे ही रेखा की ओर बढ़ी, रेखा ने रवि को धक्का देते हुए तुरंत ही निर्मला जी को पकड़ लिया और गुस्से में गरजते हुए बोली, बुढ़िया, अपनी उम्र का भी ख्याल रख ले। मैं तुम्हारी पहली बहू नहीं हूं जिसे तुम सबने मार पीट कर घर से भगा दिया। तुम लोगों की सारी कहानी मुझे पता चल चुकी है। तो मुझे अपनी पहली बहू मत समझो। और वैसे भी बता दूं कि मैं कराटे की चैंपियन रह चुकी हूं, इसलिए मेरे पास आकर क्यों बुढ़ापे में अपना हाथ पैर तोड़वाना चाहती हो। अब बहुत चला लिया तुमने अपना राज। अब ये घर मेरा है और मैं राज चलाऊंगी। आज के बाद जो कहूंगी जैसा कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी बेटी की शादी करके उसे यहां से रफा दफा करो। और रवि, तुम आज के बाद महीने की पूरी सैलरी मेरे हाथ में आनी चाहिए। अब से घर के खर्चे मैं देखूंगी और ये दोनों माँ बेटी सुबह उठकर घर के सारे काम करेंगी। मुझे सुबह 6 बजे चाय चाहिए, 8 बजे नाश्ता, 1 बजे खाना और शाम को 4 बजे फिर नाश्ता और रात को 9 बजे खाना, जो कि बिना देरी के मुझे मिलना चाहिए। अगर माँ बेटी ये कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से। पहले तो रेखा का रूप देख निर्मला जी की आत्मा कांप गई थी। पहली बार डराने वाली निर्मला जी खुद डर गई थी, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत करके उन्होंने कहा, बहू, ये घर मेरा है। मेरे घर से तुम मुझे नहीं निकाल सकती। मैं भी कानून जानती हूँ, मैं भी पुलिस का सहारा लूंगी। निर्मला जी की बात सुन उन पर हंसते हुए, उन्हें चिढ़ाते हुए रेखा ने कहा, अच्छा, कानून पता है आपको? तब तो ये भी पता होगा कि आपकी पहली बहू के साथ आपने क्या किया था। और मुझे पता चला कि वो इसी गांव के बाहर भी रहती है और तुम्हारे बेटे का उससे तलाक भी नहीं हुआ है। तुमने दूसरी शादी भी करवा दी और बहू को मार कर, पीट कर, प्रताड़ित कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। और वही काम मेरे साथ करने चली थी। तो इसका भी कानून पता ही होगा ना, कि पहले तो एक पत्नी के होते हुए बिना तलाक के दूसरे शादी की सजा, फिर बहू को मार पीट कर दहेज के लिए प्रताड़ित करके घर से निकालने की सजा, फिर दूसरी बहू को भी प्रताड़ित करने की सजा, उसे जान से मारने की कोशिश करने की सजा। तो सोचिए, आप माँ, बेटे, बेटी तीनों को कितनी कितनी और कौन कौन सी सजा मिलेगी। माता जी, जितना कानून आपको आता है ना, उतना ही कानून मुझे भी पता है। तो बेहतर होगा कि मुझे मत सिखाओ और अपनी पहली बहू समझने की तो भूल भी मत करना। मैं गौरी नहीं हूं, रेखा हूं और रेखा अपनी किस्मत की रेखा खुद लिखती है। कहते हुए रेखा तो चली गई, लेकिन अब निर्मला जी अपनी किस्मत पर रोने लगी। अब उन्हें रह रहकर गौरी की याद आ रही थी। गौरी के साथ किया हुआ एक एक अत्याचार भी याद आ रहा था। आज वो अपनी किस्मत पर बैठी रो रही थी। साथ ही साथ रो रहा था रवि, जिसे अपने ऊपर अपनी मर्दांगनी पर बड़ा घमंड था। पलक झपकते ही आज वो चकनाचूर हो गया था। जब इसके बारे में गौरी को खबर मिली, तब जाकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। अब तक तो गौरी ने खुद को समेट के रखा था, लेकिन अब वो गांव में निकलने लगी, रवि की पहली पत्नी बनकर नहीं, अम्मा की बेटी बनकर, और जानबूझकर बार बार रवि और निर्मला जी का सामना करती और उन्हें देखकर बस मुस्कुरा देती। गौरी की मुस्कुराहट निर्मला जी और रवि के लिए मौत के बराबर था। वो जितना ही गौरी से बचने की कोशिश करते, गौरी जानबूझकर उतना ही दोनों के सामने आती और बस उसकी एक मुस्कुराहट उनके दर्द को ताजा कर देती थी। एक ही गांव में रहकर बाहर गौरी से और अंदर रेखा से बचना निर्मला जी और रवि के लिए किसी नरक से कम नहीं था।
और शायद यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी कि पूरी जिंदगी वो अंदर बाहर जलील होते रहे।